लेट्स रिवाइज बायोलॉजी। इसमें आज हम रिवाइज करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर। देखो, सबसे पहले आपको ये चैप्टर का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट इवेंट समझने पहले फ्लावर के बारे में जानना ज़रूरी है कि फ्लावर जो है उसके डिफरेंट पार्ट्स को हम क्या क्या कहते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि वो जो एक नीचे फ्लावर की पेडिसल होती है, स्टॉक होती है, वहाँ पे रिसेप्टिकल होता है और उस रिसेप्टिकल के ऊपर सारे पार्ट्स जो हैं वो सेटल्ड होते हैं। लाइक ये ग्रीन पार्ट जिसको हम सेपल बोलते हैं, ये केलेक्स होता है। कलर्ड पार्ट जो है जिसको पेटल कहते हैं, ये करोला होता है। देन इसके अलावा आप अगर इसका मेल पार्ट देखते हैं तो मेल पार्ट्स में फिलामेंट और एंथर होते हैं। फीमेल ऑर्गन जो होगा उसमें ऊपर स्टिग्मा है जहाँ पे पोलन आके गिरता है, फिर स्टाइल है, फिर ओवरी है। ओवरी के अंदर जो होता है वो ओव्यूल रहता है। सो फर्टिलाइजेशन में तीन तरह के इवेंट्स हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, देन फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो ये चैप्टर जो है इसमें से कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एमसीक्यू भी आते हैं, असर्शन बेस्ड भी आते हैं, 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर जैसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो और नीट में भी अगर आप लोग देखेंगे जो एमसीक्यूज होते हैं जिनको हम बोलते हैं कि हॉट्स हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, कुछ भी तरह का सिचुएशन बेस्ड है, कुछ भी तरह का क्वेश्चन क्यों ना हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी पहला इवेंट है प्री फर्टिलाइजेशन, जिसमें स्ट्रक्चर और इवेंट्स क्या क्या होते हैं। जैसे हम ह्यूमन में बोलते हैं कि हार्मोनल चेंजेस होती हैं, ऐसे ही जैसे जैसे फ्लावर जो है वो एक बर्ड से फ्लावर बनता है तो उसकी डेवलपमेंट के लिए उसमें हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं। और जो मेल ऑर्गन होता है उसको हम एंड्रोशियम बोलते हैं। अभी मैंने आपको डायग्राम में पीछे दिखाया जिसमें वर्ल्स ऑफ स्टेमन्स है और कई सारे स्टेमन्स होते हैं और स्टेमन रिप्रेजेंट करता है मेल सेक्स ऑर्गन को। सिमिलरली गाइनोशियम रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। और इसके अलावा स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजिया और पोलन ग्रेन ये एंड्रोशियम के पार्ट है। देन इसमें स्टेमन जो होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक लॉन्ग सिलेंडर टॉप होती है, स्टॉक होती है जिसको हम कहते हैं फिलामेंट। और अगर आप एंथर को देखेंगे तो एंथर का भी फीचर्स होते हैं कि वो 2 लोब्स हैं, बाय लोब्ड है और हर लोब के अंदर 2 थीका है, 2 कवरिंग है, सो डायथीकस है। सो बायलोब्ड एंड ईच लोब इज डायथीकस। ईच एंथर, अब एंथर का अगर आप ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे तो ईच एंथर कंटेन्स 4 माइक्रोस्पोरेंजिया विच आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स। और एक पर लोब में 2 हैं और वैसे एक एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है। माइक्रोस्पोरेंजियम के फिर अंदर क्या होगा, पोलन सैक्स होते हैं विच आर पैक्ड विद पोलन्स। सो ये फीचर यहाँ पे ये वाला डायग्राम शो किया है जिसमें ये फिलामेंट है। ये दो जो पार्ट हैं ग्रीन कलर के ये बायलोब्ड एंथर है। ईच लोब, जैसे यहाँ पे ये एक लाइन ऑफ डिमार्केशन है ना, तो ये डायथीकस है। अब जैसे इसका इंटरनल स्ट्रक्चर आप देखते हैं तो इंटरनल स्ट्रक्चर में ये जो फ्यूज्ड वाले हैं ये पोलन सैक्स हैं जो पोलन ग्रेन से भरे हुए हैं। पोलन सैक बनने से पहले चारों किनारों पे कॉर्नर्स पे क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम। हम माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर को ध्यान से समझ लें, जो जिस स्ट्रक्चर को मैंने अभी आपको दिखाया था जिसमें पोलन सैक बन जाते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजियम, हर जो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है, एवरी माइक्रोस्पोरेंजियम इज सराउंडेड बाय 4 वॉल्स। सबसे आउटर वाली होती है एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम, उसके बाद मिडल लेयर एंड टेपिटम। टेपिटम इनर मोस्ट होता है जो कि मल्टी न्यूक्लिएट है विद डेंस साइटोप्लाज्म और इसका काम होता है पोलन ग्रेन को नरिशमेंट देना। और सेंटर में जितना भी टिश्यू होता है होमोजीनस सेल्स का उसको बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। सो हमारे पास है माइक्रोस्पोरेंजियम में एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टेपिटम। टेपिटम नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ये डायग्राम में और क्लियर हो जाएगा। ये लाइनिंग आपको दिख रही है, देखो इसमें अगर आप इन सब के देखो अंदर में जितना सेल है वो क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू है। उसके बाहर का जो लेयर आ जाती है उस बाहर की लेयर में आ जाती है हमारे पास
टैपिटम। बिल्कुल स्पोरोजिनस टिश्यू के बाहर जो है ये थोड़ी सी डार्क ग्रीन, ये टैपिटम। इसके बाहर वाली ये जो लेयर्स है ये है मिडल लेयर्स। फिर ये लाइट ग्रीन जो है दैट इज एंडोथीशियम और आउटर मोस्ट इज एपिडर्मिस। सो ये चारों किनारे पे माइक्रोस्पोरेंजिया है, जो कि चार जो है उसके अंदर ये लेयर्स हैं। इनको फिर क्लियरली यहाँ पे दिखाया हुआ है इस डायग्राम बी में। आउटर मोस्ट एपिडर्मिस है, फिर एंडोथीशियम है, फिर मिडल लेयर्स है, और फिर उसके बाद जैसे मल्टी न्यूक्लिएट उसमें बोला बहुत सारे न्यूक्लियाई है, ये टैपिटम लेयर है और उसके अंदर होता है कनेक्टिव टिश्यू। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम पोलन मदर सेल्स थ्रू मियोसिस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पहले तो आपको ये डेफिनेशन, ये बनी कैसे अभी समझ आएगी आपको। अभी मैंने आपको चारों लेयर बनाई, चारों लेयर के अंदर के टिश्यू को हम बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। टिश्यू आपको पता क्या होता है? टिश्यू में बहुत सारे सेल्स होते हैं। और अब जो हम माइक्रोस्पोरेंजियम की बात कर रहे हैं, जो मेल ऑर्गन एंडोथीशियम है, इसके माइक्रोस्पोरेंजियम की जो बात कर रहे हैं, इसके जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, इसका हर सेल जो है वो क्या है, अब उसको आप बोलते हैं पीएमसी, पोलन मदर सेल, और माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब हर मदर सेल के अंदर, हर माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा? मियोसिस। मियोसिस से क्या होते हैं? 4 सेल्स बनते हैं, बट वो हेप्लॉइड होते हैं। न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियस वाले हेप्लॉइड होते हैं, जिनका प्लॉइडी लेवल n होता है। माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। और जब डिहाइड्रेशन होता है तो माइक्रोस्पोर टेट्राड एक दूसरे से सेपरेट होकर 4 माइक्रोस्पोर बनाते हैं, और देन फाइनली एवरी माइक्रोस्पोर इज डेवलप्ड इनटू पोलन ग्रेन। अब फिर आ गई पोलन ग्रेन की बात। पोलन ग्रेन को हम क्या कहते हैं? इसको अनदर नेम फॉर द पोलन ग्रेन इज मेल गैमीटोफाइट। और अब स्ट्रक्चर उसकी स्फेरिकल होती है, डायमीटर 25 टू 50 माइक्रोमीटर होता है। जैसे हमने माइक्रोस्पोरेंजियम के बताई 4 लेयर, ऐसे पोलन ग्रेन के अराउंड भी 2 लेयर्स होती है। आउटर लेयर उसकी एक्साइन होती है विच इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। अब स्पोरोपोलेनिन एक हार्ड सब्सटेंस होता है विच इज रेजिस्टेंट टू ऑर्गेनिक मटेरियल, और ये इतना मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल का कोई इफेक्ट नहीं होता है इसके ऊपर। लाइक इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कलाई, और नो एंजाइम कैन डिग्रेड स्पोरोपोलेनिन सो फार। इसीलिए स्पोरोपोलेनिन, जो हम फॉसिल्स की बात करते हैं, अगर हम एनिमल्स में फॉसिल्स की बात करते हैं तो हार्ड में बोन्स होती हैं, जिससे उनके इम्प्रेशन जब स्टोन्स पे आ जाते हैं तो फॉसिल्स हैं। लेकिन प्लांट के अंदर ऐसा क्या हार्ड होता है? या तो उसके पत्ते जो मिट्टी में गिर के मड बन के फॉसिल बनाते हैं, या स्पोरोपोलेनिन जो है वो फॉसिल्स में मिलता है, जिसके कारण हमें अगर किसी भी फ्लावर के प्लांट के बारे में पता करना हो तो उसके स्पोरोपोलेनिन से भी पता किया जा सकता है। अभी तक हमने बोला कि पोलन ग्रेन्स में 2 लेयर्स है, एक्साइन आउटर लेयर है, स्पोरोपोलेनिन है। लेकिन ये कंटिन्यूस नहीं होती स्पोरोपोलेनिन, ये कहीं कहीं इसके बीच में डिसकंटिन्यूटी होती है, और उस जगह पे पोर्स होते हैं, एपर्चर्स होती हैं प्रोमिनेंट वाली, और उनको हम बोलते हैं जर्म पोर। इनर सेल जो होती है, इनर सेल वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एज इंटाइन, और इंटाइन इज मेड अप ऑफ, वो कंटिन्यूस होता है, दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। Now on maturity the pollen grain contains 2 cells, vegetative cells and generative cell। वेजिटेटिव, क्योंकि वेजिटेटिव सेल है वो बड़ा साइज का होता है, बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल होता है, और इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस होता है। जेनरेटिव सेल जो है वो स्मॉल है, और ये फ्लोट करता है कहाँ पे? जो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म। अब 60% एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं उनके पोलन ग्रेन इन 2 सेल स्टेज पे ही शेड हो जाते हैं, मींस वेजिटेटिव एंड जेनरेटिव में। बाकी रेस्ट में क्या होता है कि जेनरेटिव सेल आके माइटोटिकली डिवाइड करके 2 मेल गैमीट बनाता है, तो उसको हम 3 सेल स्टेज पोलन ग्रेन कहते हैं। ये फिर से पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर देखो इसमें और क्लियर है, तो ये दिखाए हैं ये पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में, ये देखो एक्साइन, स्पाइनी, स्पोरोपोलेनिन है। सो अंदर वैक्यूल है, न्यूक्लियस है, और ये डिवीजन हो के बड़ा वाला वेजिटेटिव और जेनरेटिव, फिर छोटा वाला सेल बनता है। अब पोलन ग्रेन की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है? पोलन ग्रेन पहले तो जैसे ही सीज़न चेंज होता है बहुत सारे लोगों को स्नीजिंग होती है ना, नोज रनिंग होती है, कॉफिंग होती है, तो क्योंकि वो
पोलन से एलर्जी होती है और जिससे ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस या ब्रोंकियल इन्फेक्शंस हो जाती है और क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस वगैरह। और पोलन ग्रेन कौन से प्लांट का पोलन ग्रेन सबसे ज़्यादा एलर्जी क्रिएट करता है? वो होता है कैरेट ग्रास पार्थीनियम, जिसका साइंटिफिक नेम है। अदरवाइज अगर हम पोलन ग्रेन्स को देखते हैं तो दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, सो इसलिए पोलन टेबलेट्स और फूड सप्लीमेंट्स बनते हैं। और ये कौन लेता है? इनकी कंजम्पशन जो है एथलीट्स और रेस हॉर्सेस की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करवाने के लिए किया जाता है। अब बात आती है कि जब वो प्लांट से शेडिंग हो जाती है पोलन ग्रेन की, उनकी वायबिलिटी डिपेंड किस पे करती है? टेम्परेचर पे और ह्यूमिडिटी पे। एग्जाम्पल्स में आपको ये याद रखनी है कि जो वीट और राइस का जो पोलन ग्रेन है वो 30 मिनट्स के अंदर अंदर अपनी वायबिलिटी लूज कर देता है। सिम इन रोजेसीज, ये फैमिलीज होती है प्लांट में, रोजेसीज, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी। रोजेसीज तो रोज प्लांट है, लेग्यूमिनेसी पल्सेस हैं, सोलेनेसी में तो पोटैटो आ जाते हैं। सो दे रिमेन वायबल फॉर मंथ्स। तो अभी मैंने क्या बताया कि जो सीरियल्स हैं आपके, वीट है, राइस है, उनका 30 मिनट्स का वायबल पीरियड है। रोज की रोजेसी होगी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी का फ्यू मंथ्स है। और आपको अगर पोलन ग्रेन को स्टोर करके रखना है सालों तक, फॉर ईयर्स, तो दैट कैन बी डन इन लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन इसमें हमें क्रायो प्रिजर्वेंट डालना पड़ता है, क्योंकि आप देखो 0 डिग्री पे ही आइस बन जाती है। तो अगर आप किसी इतने डेलिकेट सेल को -196 डिग्री सेंटीग्रेड में स्टोर करते हो तो सेल मेम्ब्रेन जो उसका साइटोप्लाज्म है वो जम जाएगा और फिर वो उसमें सेल मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाएगी तो सेल डिग्रेड हो सकता है। तो इसलिए जब -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम स्टोर करते हैं तो इसको क्रायो प्रोटेक्टेंट केमिकल होता है ग्लिसरॉल में डाल के उसमें फिर हम इसको स्टोर करते हैं। सो ये स्ट्रक्चर है कि हमने बताया, सॉरी ये डायग्राम है जिसमें आपको बताया कि बी पोलन प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो कि काफ़ी इसमें रिजर्व मटेरियल इतना ज़्यादा होता है पोलन ग्रेन्स में, तो इसको जो एथलीट्स और रेस हॉर्सेस जो हैं वो इसको यूज़ करते हैं। अभी तक हमने किया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या था कि माइक्रोस्पोर कैसे बनते हैं, और उसमें बेसिकली किसका रोल है? एंथर का। और एंथर क्या है? बायलोब्ड है, डायथिकस है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है, और हर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया फ्यूज करके पोलन सेक बनाते हैं। हर माइक्रोस्पोरेंजिया के राउंड 4 मेम्ब्रेन होती है, लेयर्स होती है, एपिडर्मिस हो गया, एंडोथीशियम हो गया, मिडल लेयर हो गया, टेपिटम हो गया, और उसके अंदर उसके अंदर उसका फिर स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। स्पोरोजिनस टिश्यू बहुत सारे सेल से बना होता है, हर सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल होता है, और उन सेल के अंदर मियोसिस होकर टेट्राड बनते हैं जिनको हम माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं। मैच्योरिटी होने पे वो माइक्रोस्पोर्स एक दूसरे से अलग होके वो पोलन ग्रेन बना देते हैं। पोलन ग्रेन में एक्साइन इंटाइन होती है, एक्साइन स्पोरोपोलन इनकी बनी होती है, जिसमें क्या होते हैं? थोड़े से होल्स होते हैं, जर्म पोर। इंटाइन जो होती है वो सेल्यूलोज और पेक्टिन की और थिन होती है। उसके अंदर न्यूक्लियस है प्रोमिनेंट, और उसमें माइटोसिस होके बड़ा वाला सेल वेजिटेटिव, छोटा जेनरेटिव। 60% जो प्लांट्स हैं उनमें यही वाली सिचुएशन पे पोलन ग्रेन रिलीज होता है। 40% में जेनरेटिव में माइटोसिस हो जाती है तो 3 न्यूक्लियेट स्टेज पे पोलन ग्रेन रिलीज होता है। उसके बाद पोलन ग्रेन जो है वो ब्रोंकाइटिस कॉज करता है। एलर्जी कौन से वाले ग्रास से होती है? कैरेट ग्रास से या पार्थीनियम से होती है। और फिर लास्ट में मैंने बताया था कि वायबिलिटी का कि वीट और राइस में 30 मिनट का है, मंथ्स का किस में है? रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी में है। अदरवाइज -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम उनको स्टोर कर सकते हैं। पोलन ग्रेन्स की टेबलेट्स भी मिलती हैं, पोल बी पोलन जिनको बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फिर, अब बात आती है मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम क्या है? ओव्यूल और एम्ब्रियो सेल, और ये क्या है? फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट है, जैसे कि गाइनोशियम। सो गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर है। गाइनोशियम जो होगा उसमें सिंगल स्टाइल है तो उसको हम बोलते हैं
आपको छोटी क्लास से ही पढ़ा है कि स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी पार्ट होता है। अगर एक ही स्टाइल है तो मोनोकार्पेलरी है। अगर मोर देन वन पिस्टिल है, मतलब वन पिस्टिल है तो मोनोकार्पेलरी है, मोर देन वन है तो मल्टीकार्पेलरी है। अब पिस्टिल्स अगर फ्यूज्ड है, फ्यूजन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सिनकार्पस, फ्री है तो एपोकार्पस। सो तीनों पार्ट मैंने पहले ही बता दिया, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तीन पार्ट पिस्टिल के होते हैं। और जब हम ओवरी के अंदर देखते हैं तो कैविटी होती है, उसको हम बोलते हैं ओवेरियन कैविटी और लॉक्यूल। और उस ओवेरियन कैविटी के इनसाइड जो टिश्यू है दैट इज प्लेसेंटा। और जो ओव्यूल्स होते हैं वो इस प्लेसेंटा से ही मेगास्पोरेंजिया और ओव्यूल्स इस प्लेसेंटा से ही बनते हैं। तो ओव्यूल सिंगल भी हो सकता है जैसे मैंगो में है, और जैसे लेमन में मैनी सीड्स बनते हैं उनसे, तो मैनी भी हो सकता है। अब है कि अगर हम मेगास्पोरेंजियम की बात करते हैं दैट इज ओव्यूल की स्ट्रक्चर, फिर फर्दर आप देखते हो तो ओव्यूल की स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ओव्यूल क्योंकि प्लेसेंटा से बना है तो इसका पार्ट जो है प्लेसेंटा के साथ अटैच्ड रहता है विद स्टॉक, उस स्टॉक को हम बोलते हैं फ्यूनिकल। और जिस पार्ट से वो अटैच्ड रहता है उसको हम बोलते हैं हाइलम। सो हाइलम एक तरह से क्या हो गया, इट्स अ जंक्शन बिटवीन फ्यूनिकल एंड ओव्यूल। ईच ओव्यूल हैज टू प्रोटेक्टिव एनवेलप्स जिनको बोलते हैं हम इंटेग्यूमेंट्स। देन इंटेग्यूमेंट it is covering the ovule except at the opening at the top position, and that is called micropyle. On the other end it is chalaza which is representing the basal part of ovule. अब मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, वो होता है फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर, मदर सेल इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। अब माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर में ये डिफरेंस है, वहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू के जितने सेल होते हैं सारे के सारे जो है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं, बट ऐसा मेगास्पोरोजेनेसिस में नहीं होता है क्योंकि ये सारा कुछ ओव्यूल के अंदर हो रहा है। ओव्यूल कहाँ है, ओवरी के अंदर। अब ओव्यूल के अंदर जो मास ऑफ सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूसेलस। तो उन न्यूसेलस में क्या होगा, उसमें बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल होता है। तो एक कोई ऐसा सेल न्यूसेलस में से प्रोमिनेंट लुकिंग थोड़ा सा बड़ा साइज का जो होता है उसको हम बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। वो लार्ज और डिप्लॉयड होता है और उसमें डेंस साइटोप्लाज्म और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर मियोसिस होके 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनते हैं। अब जो मैंने आपको बोला देखो सारा यहाँ पे एक बार से फिर से रिवाइज हो सकता है। सबसे नीचे थैलेमस होता है, फिर ओवरी होती है, फिर स्टाइल है, फिर स्टिग्मा है। और स्टिग्मा जो है एक तरफ उसने जैसे फ्यूज जो रेड वाला है वो उसको दिखाया गया है कि ये फ्यूज्ड है। और जो ए है ना पेपर में आ सकता है, ये तीनों पार्ट कौन से फ्लावर के हैं, हिबिस्कस के हैं, हिबिस्कस फ्लावर के हैं। और बी में देखो कि ये मल्टी कार्पेलरी है और सिन कार्पस है और एग्जाम्पल है पेपावर। और उसके बाद अगर वो एपोकार्पस है कि वो फ्री है, वो है माइशीलिया के। और ये अब ओव्यूल की स्ट्रक्चर दिखाई है कि ये जो ओव्यूल है ये ओव्यूल के अंदर आ जाता है न्यूसेलस। और जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस के अंदर क्या है, उनमें से कोई एक सेल प्रोमिनेंट लुकिंग है जिसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल ज़्यादा है, न्यूक्लियस है थोड़ा बड़ा साइज का है, मेगास्पोर मदर सेल बन के मियोसिस होके उसके अंदर 4 मेगास्पोर बनते हैं। ओके, जो हमने 4 मेगास्पोर की बात की थी उनमें से 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल एंड अदर 3 डीजेनरेट्स। और फंक्शनल मेगास्पोर developed into female gametophyte and this female gametophyte is known as now embryo sac. उधर से पोलन ग्रेन इज नोन एज मेल गेमेटोफाइट। यहाँ पे क्या है, जो फंक्शनल मेगास्पोर जो है दैट इज चेंज इनटू फीमेल गेमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। अब क्योंकि सिंगल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बन रहा है तो इस तरह की डेवलपमेंट को बोला जाता है मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट। अब जो हमने आपको बोला कि न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर है दैट इज डिवाइडेड बाय माइटोसिस डिवीजन टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई, और जो दोनों ऑपोजिट पोल की तरफ जाते हैं 2 न्यूक्लियाई जो हैं लीड्स टू, और उनमें फिर से माइटोटिक डिवीजन होती है 4 न्यूक्लिएट एंड 8 न्यूक्लिएट। मतलब कहने का है कि 3 माइटोसिस डिवीजन होंगी
जो एम्ब्रियो सैक का न्यूक्लियस है, ताकि उससे क्या होते हैं 8 न्यूक्लियेट स्टेज आ जाएगी। और क्योंकि ये इनमें साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है और ये फ्री न्यूक्लियर है, सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन हुई है, दैट इज कैरियोकाइनेसिस। फिर जो आपको मैंने बताया कि 8 न्यूक्लियाई बन गए हैं, तो उनमें से जो 6 होते हैं उनके अराउंड सेल वॉल आ जाती है और उन्हें ऑर्गेनाइज्ड सेल बनाते हैं। 3 जो होते हैं माइक्रोपाइलर एंड की तरफ चले जाते हैं, उनको बोला जाता है एग एपरेटस, क्योंकि उस एग एपरेटस में 2 सेल्स होते हैं सिनर्जिड और एक होता है एग सेल। अब जो सिनर्जिड्स हैं उनमें लीफी लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, फाइलिफॉर्म एपरेटस, और उनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि उन्होंने पोलन ट्यूब को गाइड करना है कि वो सिनर्जिड्स के अंदर कैसे एंटर करें। अब उन 8 में से 3 ने तो एग एपरेटस बना दिया, बाकी के 3 चिलाजल एंड पे जाके एंटीपोडल सेल्स बनाते हैं। और जो सेंटर वाला सेंट्रल सेल होता है उसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। तो टिपिकली अगर एक एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक की बात करते हैं तो उसमें क्या है 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल स्टेज है। सब कुछ और क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहली वाली फिगर हम जब देखते हैं ए वाली में, इसमें लार्ज मेगास्पोर मदर सेल है और में माइक्रोपाइलर एंड पे है, उसमें बहुत सारा देखो साइटोप्लाज्म है और बड़ा सा न्यूक्लियस है। ये मेगास्पोर मदर सेल में अब आप नेक्स्ट स्टेज पे देखो, उसके अंदर मियोसिस 1 और मियोसिस 2 जो है वो पूरी होने पे उसमें क्या होते हैं, उसमें ये 4 मेगास्पोर टेट्रार्ज बनते हैं। मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर, और उन मेगास्पोर में से क्या होता है 3 डीजेनरेट होके एक फंक्शनल रह जाता है। अब जो फंक्शनल रह गया उसके अंदर यहाँ पे देखो एक ही न्यूक्लियस है, लेकिन इसमें क्या होता है माइटोसिस होगी। पहली माइटोसिस हुई तो 2 न्यूक्लियाई बन गए, दूसरी माइटोसिस से 4, तीसरी माइटोसिस से 8, और इसमें सेल वॉल अभी नहीं बनी है तो ये फ्री न्यूक्लियर है, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हुआ है, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है माइटोसिस का। अब आगे फर्दर जो है 3 के अराउंड सेल वॉल बनने से सिनर्जिड्स होते हैं माइक्रोपाइलर एंड पे, एग एपरेटस है और 2 सिनर्जिड्स हैं, और 3 एंटीपोडल्स बन जाते हैं चलाजा एंड में, बीच में सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई। और आप ये देखो जहाँ पे एग एपरेटस बोला है सिनर्जिड्स, उसमें फाइलिफॉर्म एपरेटस भी दिखाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्या होगा कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एंथर से कहाँ पे जाएंगे, अब स्टिग्मा पे, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम पॉलिनेशन। आप देखो मैं अभी तक प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की ही बात कर रही हूँ, पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोला, फिर मेगास्पोरोजेनेसिस बोला, अब पॉलिनेशन बोला है। और पॉलिनेशन में अगर हम देखें, बात हम प्लांट की कर रहे हैं, तो उनमें मेल और फीमेल गैमीट्स दोनों ही नॉन मोटाइल है, मूव नहीं कर सकते। अब उनको एजेंट चाहिए मूव करवाने के लिए। सो अगर हम पॉलिनेशन की बात करते हैं तो पहले आ जाती है ऑटोगैमी, मतलब अगर पॉलिनेशन विद इन द सेम फ्लावर हो जाता है, मतलब उसमें क्या होता है कि ओपन और एक्सपोज्ड एंथर्स एंड स्टिग्मा अगर ओपन है किसी भी प्लांट में तो उसमें ऑटोगैमी होना मुश्किल है, क्योंकि एयर है, वाटर है, देन बायोटिक एजेंट्स हैं, जिनकी वजह से पॉलिनेशन हो सकता है। सो वायोला, ऑक्सैलिस एंड कामेलिना ये प्रोड्यूस करते हैं 2 तरह की सेल्स, चेस्मोगैमस विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा, एंड क्लिस्टोगैमस जिसमें क्लोज्ड है। सो चेस्मोगैमस में एक्सपोज्ड है और क्लिस्टो में क्लोज्ड है। और क्लिस्टो जो क्लोज्ड होगा आप देखो उसका ओपन ही नहीं होगा, तो वहाँ श्योर शॉट आपके एश्योर्ड जो है ऑटोगैमस और ये सेल्फ पॉलिनेटर होंगे, क्योंकि उसमें एक्सटर्नल पॉलिनेटर आ ही नहीं सकता। देन जिटोनोगैमी जो होता है उसमें जब पॉलिनेशन होती है बिटवीन 2 फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए। और जेनेटिकली अगर देखें, क्योंकि एक ही प्लांट के 2 फ्लावर्स है, इसको ऑटोगैमी से सिमिलैरिटी है। देन जेनोगैमी में क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन। और वो क्या करती है, जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑफ द टू द स्टिग्मा। अब इनका आपको एग्जाम्पल ये दे रखा है कि अगर पेरेंट 1 से पेरेंट 2 में जाता है। अब आपको आगे नेक्स्ट हमने बताना कि कैसे जाता है। इसके लिए एजेंट्स होते हैं, ए बायोटिक एजेंट में विंड एंड वाटर है, बायोटिक एजेंट में एनिमल्स के थ्रू होती है।
So majority of plants they use biotic agent for pollination. Very few plants they use abiotic pollinating agent. So पहला आ जाता है विंड के थ्रू, उसको हम अनीमोफाइली भी बोलते हैं, कि प्लांट्स जिनमें पॉलिनेशन विंड के थ्रू होती है उनमें कुछ कुछ अडेप्टेशंस होती हैं। लाइक फ्लावर्स के जो स्टेमन्स होते हैं वो वेल एक्सपोज्ड होंगे, और इधर से जो स्टिग्मा होती है वो फैदरी होती है, ताकि हवा में उड़ते हुए जो पोलन ग्रेन है उसमें ट्रैप कर सके, फंस सके। देन मोस्ट विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो हैं they contain single ovule in the ovary and numerous flower packed into the inflorescence। कि एक सिंगल फ्लावर वाले प्लांट में नहीं, एक इन्फ्लोरेसेंस होता है जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं एक स्टॉक के साथ लगे। सो पोलन ग्रेन्स की अगर अडेप्टेशन देखेंगे, अभी तो हमने बता दिया कि जो स्टेमन्स होते हैं वो उसमें सॉरी हाँ वो स्टेमन्स वेल एक्सपोज होते हैं, स्टिग्मा फैदरी होता है और इन्फ्लोरेसेंस होती है, और पोलन ग्रेन को भी लाइट एंड नॉन स्टिकी होगा, तभी वो हवा में लाइट होगा, उड़ के जा पाएगा। देन हाइड्रोफिलिक में होता है एबायोटिक एजेंट है वाटर। तो ये ऑलमोस्ट 30 जेनरा जो है उनमें मोस्टली मोनोकोट में पाया जाता है, और इसकी एग्जांपल है वेलिसनेरिया, हाइड्रिला एंड जोस्टेरा। और इनमें भी स्पेसिफिक एडेप्टेशंस होती है। अब जब वेलिसनेरिया की बात करते हैं तो वेलिसनेरिया क्या होता है कि इसके पोलन ग्रेन्स जो हैं वो सरफेस ऑफ वाटर पे ही होते हैं, तो वो एयर करंट जो होती है ना, दे आर कैरिड टू स्टिग्मा बाय एयर करंट, सो सरफेस पे ही है, तो सरफेस पे ही पोलन ग्रेन है, तो वो पोलन ग्रेन एयर करंट से जो है वो स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल आ जाती है सी ग्रास प्लांट, ये सबमर्ज्ड है, पानी में डूबा हुआ है। अगर ये सबमर्ज्ड है तो उस केस में पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो रिबन लाइक और लॉन्ग होते हैं, और वो इनसाइड द वाटर रिलीज होते हैं, और ये पानी ये जो होते हैं, अब पानी के अंदर ये डिस्ट्रॉय ना हो जाए तो इनके अराउंड एक वैक्सी कोटिंग होती है जिसको हम बोलते हैं म्यूसिलेजिनस कवरिंग। देन आ जाते हैं बायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट्स में बहुत सारे, जैसे बीज हो गई हैं, कुछ इंसेक्ट्स हैं, उसके लिए फ्लावर में अडेप्टेशन क्या होता है, फ्लावर लार्ज होता है, कलरफुल होता है, फ्रेगमेंट उसकी फ्रेगरेंस होती है, एंड दिस इज रिच इन नेक्टर। सो उस केस में क्या होता है, फ्लावर स्मॉल फ्लावर जो है क्लस्टर में प्रेजेंट होते हैं, तो फ्लाइज होगी, बीटल्स होगी, तो दे सिक्रीट फाउल ओडर ऑल्सो, एंड इन रिवॉर्ड फ्लोरल रिवॉर्ड इंसेक्ट क्या लेते हैं, नेक्टर एंड पोलन ग्रेन। अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है एमॉर्फोफैलस की। एमॉर्फोफैलस में क्या होता है कि इसके जो फ्लोरल रिवॉर्ड्स में कुछ स्पीशीज होती हैं जो क्या करती हैं कि अपने एग्स ले करती हैं इसके उसमें फ्लोरल पार्ट्स में। और सिमिलरली मॉथ एंड यूका प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। मॉथ जो होगा इट डिपॉजिट्स एग्स इन द लॉक्यूल ऑफ द ओवरी ऑफ यूका फ्लावर, और यूका इन रिटर्न क्या करता है, इट गेट्स पॉलिनेटेड बाय द मॉथ, तो by the visit of the moth. So many insects they consume this pollen and nectar without bringing any pollination. So ये जो पोलन ये जो फ्लोरल विजिटर्स होते हैं तो इनको बोला जाता है पोलन और नेक्टर रॉबरर्स। अगला प्रोसेस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दैट इज आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। सो मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स दे प्रोड्यूस हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर एंड अंडरगो ऑटोगैमी। मतलब उनके एक ही प्लांट के अंदर, एक ही फ्लावर के अंदर, और या एक प्लांट में, एक फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों होते हैं, इसलिए हम हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर उसको बोलते हैं। वहाँ ऑटोगैमी हो जाती है, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाती है। सेल्फ पॉलिनेशन से वेरिएशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, देखिए वेरिएशन जो होती है वो ही हमें ज़्यादा अडेप्ट बनाती है एवोल्यूशन में। अब जब हमने बोला कि जब मेजॉरिटी ऑफ फ्लावर्स जो होते हैं वो हर्मेफ्रोडाइट है, उसमें ऑटोगैमी हो गई, सेल्फ पॉलिनेशन होगी, बट दैट लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं दे डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन बिकॉज नेचर ऑल्सो एनकरेजेस क्रॉस पॉलिनेशन। So what are these devices? These are the outbreeding devices. So इस केस में 5 चीज़ें आपने 5 पॉइंट्स लर्न करने। नंबर 1,
कि पोलन ग्रेन जब रिलीज होता है और इधर स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी पोलन को रिलीज करने की, दोनों की डेवलपमेंट है दैट इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड, तो इसलिए पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। सेकेंडली क्या है, स्पेशियल सेपरेशन ऑफ एंथर्स एंड स्टिग्मा, मतलब वो दूरी पे है, एंथर और स्टिग्मा क्लोज विसिनिटी में नहीं प्रेजेंट, दूरी पे प्रेजेंट है। थर्ड है कि दे आर प्लेस्ड इन डिफरेंट पोजीशन, कि सेम फ्लावर की वो सेम पोजीशन में बट वो डिफरेंट पोजीशन पे प्लेस्ड होते हैं। देन एक जेनेटिक फैक्टर आ जाता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सो ये जेनेटिक डिवाइस है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, वो भी इसको प्रिवेंट करती है, और या फिर प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, सिंगल सिंगल फ्लावर हो तो। Then comes pollen pistil interaction. All the events from pollen deposition to stigma until pollen tubes enter the ovule are together referred as pollen pistil interaction. अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं है कि जब तक राइट टाइप पोलन ग्रेन राइट टाइप ऑफ स्टिग्मा में नहीं गिरेगा तब तक पॉलिनेशन होने के चांसेस नहीं है। मतलब कि पिस्टिल के साथ एबिलिटी होती है, दे कैन रिकॉग्नाइज द पोलन वेदर इट इज़ कंपैटिबल और नॉट। मतलब साथ साथ में हमने घर पे पॉट्स लगा रखे हैं, रोज़ है और मैरीगोल्ड है, तो रोज़ का पोलन अगर मैरीगोल्ड पे गिरेगा तो वो पॉलिनेट नहीं कर पाएगा, राइट टाइप ऑफ पोलन राइट टाइप ऑफ स्पीशीज पे गिरना चाहिए। So it's wrong if right type of pollen allow the stigma allow the pollen to germinate. So the ability of the pistil to recognize pollen by continuous dialogue, it is mediated by chemical like boron, inositol and sucrose level. देन नेक्स्ट, अब जो पोलन जब अगर सही टाइप वाले पे गिर गया स्टिग्मा पे, वहाँ पे पोलन जर्मिनेट करके पोलन जो है अपने जर्म पोर की थ्रू जो स्पोरोपोलेनिन के बीच में थे पोलन ट्यूब बनाता है। तो ये आपके सामने डायग्राम में है कि सबसे पहले वाले में है कि जो पोलन ग्रेन आके स्टिग्मा के पास अटैच होता है, वो 2 सेल स्टेज में है, उसमें जेनरेटिव एंड वेजिटेटिव सेल है जिसको ट्यूब सेल बोल रहा है। फिर वो अपने जो पोलन ग्रेन होता है उसके जो जर्म पोर है उससे पोलन ट्यूब बनती है, और ये पोलन ट्यूब जो है अब जिसमें जेनरेटिव वेजिटेटिव सेल्स होते हैं दोनों के दोनों, और फिर ये पोलन ट्यूब चली गई है ओव्यूल के अंदर, और ये माइक्रोपाइल एंड में थ्रू सिनर्जिड में जो फाइलीफॉर्म एपरेटस जो होता है इसको रिकॉग्नाइज करके इसको बॉडी में लेता है, और यहाँ पे जाके क्या होगा, इसमें से दो, अब क्योंकि एक जेनरेटिव का न्यूक्लियस है और एक वेजिटेटिव का न्यूक्लियस है, जेनरेटिव का न्यूक्लियस तो एग के साथ फ्यूज होके जाइगोट बनाता है, लेकिन जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होके 3 एंड ट्रिपलॉइड एंडोस्पर्म बनाता है। तो अब बात है, अभी हमने नेचुरल पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन की बात की थी, लेकिन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में बहुत चेंजेस लाई हैं जिसमें हम कोई भी एक डिज़ायर्ड पोलन ग्रेन यूज़ कर सकते हैं फॉर पॉलिनेशन, डिज़ायर्ड स्टिग्मा भी ले सकते हैं विच इज़ प्रोटेक्टेड, पर आपको उस डिज़ायर्ड स्टिग्मा को प्रोटेक्शन देनी है कि अनवांटेड पोलन ग्रेन ना उस पर आके गिर जाए। सो सबसे पहले तो जिसको हमने लिया था इमेस्कुलेशन करवा देते हैं, जो डिज़ायर्ड होता है उसका एंथर को हम रिमूव करके, और जिस पे आपने उसके स्टिग्मा के ऊपर एंथर को गिराना उसको कवर कर देते हैं हम पेपर बैग के साथ, उसको बैगिंग कहते हैं। फिर उसके बाद उसकी पॉलिनेशन कर देते हैं, पॉलिनेशन हो गई फिर टैगिंग होती है। सो इमेस्कुलेशन में रिमूवल ऑफ एंथर्स होता है, पॉलिनेशन में एंथर्स को स्टिग्मा पे डाला जाता है, देन बैगिंग कर दिया फिर कोई और पोलन ना गिर जाए, और टैग कर दिया कि कौन सा मेल पार्ट लिया था कौन सा फीमेल प्लांट लिया था। तो क्वेश्चन आपको आता है डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन के ऊपर, कि जब एंटर किया ये जो पोलन ट्यूब ने, तो उसमें से उसका जेनरेटिव न्यूक्लियस जो होता है मेल गैमीट जो होता है एग सेल के साथ फ्यूज करके, जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं या सिनगेमी बोलते हैं, जाइगोट बनाता है। अब दूसरा पोलर न्यूक्लियाई जो सेंट्रल सेल में 2 पोलर बॉडीज होती हैं, वो दूसरा जो वेजिटेटिव सेल है उनके साथ फ्यूज करके वो क्या ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। सो इस तरह से, क्योंकि इस प्रोसेस में 2 तरह की फ्यूजन हुई है, एक सिनगेमी हुई है, दूसरी जो है वो एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन के लिए हुई है, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन के लिए हुई है एम्ब्रियो सैक में, तो इसलिए इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं।
और ट्रिपल फ्यूजन क्यों? क्योंकि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है और उसके प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियाई है जो फाइनली एंडोस्पर्म बनाता है। अब इसमें ये होता है कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन जाइगोट बनने से पहले हो जाता है। ये डबल फर्टिलाइजेशन फिर से दिखाया कि कैसे, वो मैं आपको पहले भी पीछे भी समझा चुकी। कोलन में 2 स्पर्म सेल थे, एक स्पर्म सेल्स या फिर आप उसको वेजिटेटिव और जनरेटिव बोल रहे हैं, उसका जनरेटिव वाला एग के साथ फ्यूज करके जाइगोट बनाता है, उसका वेजिटेटिव वाला 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होकर एंडोस्पर्म बनाता है। नेक्स्ट, अभी हमने फर्टिलाइजेशन इवेंट भी कर लिया। सो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में 3 आए थे, क्या था? मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, पॉलिनेशन। फर्टिलाइजेशन के अंदर आता है डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। अब हम बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन की। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हमारे पास 2 चीज़ें बन चुकी हैं। क्या क्या बना हुआ है? एक जाइगोट बना है और दूसरा एंडोस्पर्म बना है। अब इसमें क्या होता है कि इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, देन मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट, ये सारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। क्या क्या पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है? कि इधर से एंडोस्पर्म पहले बन गया, उसने खाना देना है जाइगोट को ताकि वो एम्ब्रियो में चेंज हो जाए, फिर वो जो ओव्यूल होगा वो मैच्योर होके सीड बनाएगा, ओवरी क्या बनाती है? फ्रूट बनाती है। अब पहले बात करते हैं हम एंडोस्पर्म की। एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट इट इज अकरिंग बिफोर एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो उसका रीज़न ये होता है क्योंकि इसमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है और इसने एम्ब्रियो को ये न्यूट्रिशन देनी होती है। तो ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है उसमें फिर सक्सेसिव न्यूक्लियर डिविजन्स होती हैं, तो बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई बनते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। लेकिन कुछ ऐसे एंडोस्पर्म होते हैं जिसमें न्यूक्लियर डिवीजन माइटोसिस होने के बाद, न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद साइटोकाइनेसिस हो जाता है, उनको हम सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं। कोकोनट की अगर हम जो बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, तो जो कोकोनट वाटर, कोकोनट मिल्क हम पीते हैं, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। जो उसका वाइट वाला पार्ट, कर्नल वाइट हम खाते हैं, वो सेलुलर एंडोस्पर्म है। और एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होती है? वो ट्रिप्लॉइड है। और कई बार क्या होता है कि एंडोस्पर्म जो होगा मे बी कंज्यूम्ड कंप्लीटली ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट और इट मे बी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड, से डिपेंड करता है। कई बार पहले भी पूरा का पूरा कुछ प्लांट्स में एंडोस्पर्म सारा कंज्यूम हो जाता है, कई बार सीड जर्मिनेशन तक। अब बात करते हैं एंडोस्पर्म के बाद दूसरी क्या चीज़ है? एम्ब्रियो, जो जाइगोट बना था फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमीट के माइक्रोपाइलर एंड में। अब उसमें फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। जो एम्ब्रियो है वो 4 स्टेजेस से गुजरता है। पहले उसकी प्रो एम्ब्रियो स्टेज होता है, फिर ग्लोब्यूलर स्टेज होती है, फिर वो हार्ट शेप्ड बनता है, फिर वो मैच्योर्ड एम्ब्रियो बन जाता है। ये आपके सामने है, आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो है पहले जाइगोट है, फिर डबल सेल स्टेज हो गया, फिर डबल सेल स्टेज के बाद वो ग्लोब्यूलर, वो सर्कुलर सा बन जाता है ना नीचे से, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो है, फिर वो थोड़ा सा नॉच आ गई तो वो हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो है, फिर फाइनली ये जो है ये पूरा का पूरा जो बी दिखाया वो मैच्योर एम्ब्रियो है, जिसके अंदर रेडिकल है, 2 कॉटिलिडन है और प्लूमल रीजन है। अब डाइकॉट एम्ब्रियो में क्या होता है और मोनोकॉट आपके सामने 2 बने। ऊपर वाला जो है वो डाइकॉट है, उसमें 2 कॉटिलिडन है और जो बीच में एम्ब्रियो के देखें तो उसके बीच में एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। सो एम्ब्रियोनल एक्सिस से बिल्कुल जो है अबव द कॉटिलिडन इज द एपिकोटाइल रीजन और जो टर्मिनल पार्ट ऑफ द एपिकोटाइल है वो प्ल्यूमुल होता है। प्ल्यूमुल शूट बनाता है, स्टेम बनाता है। और एम्ब्रियोनल एक्सिस जो है बिलो द कॉटिलिडन इज द हाइपोकोटाइल और हाइपोकोटाइल जो है उसके टर्मिनल पार्ट पे क्या होता है? रेडिकल, जो कि रूट टिप बनाता है, रूट टिप बनाता है और उसकी कवरिंग को हम रूट कैप बोलते हैं। मोनोकोट एम्ब्रियो जो पीछे अभी देखा था उसमें सिंगल कॉटिलिडन होता है, तो ये उस कॉटिलिडन को हम बोलते हैं स्क्यूटेलम। एग्जाम्पल है उसकी ग्रास फैमिली। स्क्यूटेलम एक साइड पे होगा, उसकी छोटी सी एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। जैसे उसमें आपने बोला था अभी कि एपिकोटाइल जो है वो शूट बनाता है और हाइपोकोटाइल रूट। सो यहाँ पे रेडिकल जो है एंड द रूट कैप, दीज आर इनक्लोज्ड बाय शीथ नोन एज कोलियोराइजा। So कोलियोराइजा में the level of embryonal axis above the attachment of scutellum is epicotyle और एपिकोटाइल जैसे पीछे भी शूट, एपेक्स और प्लूमूल बनाया, उस रीजन को हम कोलियोटाइल बोलते हैं।
और फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, अब सीड बनना है। अब कॉटिलिडन जो होते हैं, कॉटिलिडन दे स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल फॉर द डेवलपमेंट एंड जर्मिनेशन। जो मेच्योर सीड बनता है कई बार, उसमें जब एंडोस्पर्म नहीं होता तो उसको हम बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस। ग्राउंड नट जो आप मूंगफली खाते हैं उसमें आपको एंडोस्पर्म नहीं नजर आता है, मेच्योर सीड वो नॉन एल्ब्यूमिनस है। ऑन द अदर हैंड क्या होता है कि अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म इट इज रिटेन्ड इन द मेच्योर सीड, तो दैट इज ए एल्ब्यूमिनस होते हैं। जो एल्ब्यूमिनस है, नॉन एल्ब्यूमिनस नहीं, जिनमें रह जाता है, कैस्टर में जैसे है। अब पेरिस्पर्म किसको बोलते हैं कि कई बार मेच्योर सीड में, अभी तो हम एंडोस्पर्म की बात कर रहे थे, कई बार कुछ मेच्योर सीड के अंदर न्यूसेलस के रेमिनेंट्स, तो अ स्मॉल पार्ट ऑफ न्यूसेलस इज लेफ्ट, दैट इज एग्जांपल ऑफ ब्लैक पेपर एंड बीट। अब जो ओवरी थी, वॉल ऑफ ओवरी, वो बना देती है वॉल ऑफ फ्रूट। अभी तक हमने सीड की बात की थी, सो वॉल ऑफ ओवरी क्या बना देगी, वॉल ऑफ फ्रूट, जिसको पेरिकार्प बोलते हैं। सो पेरिस्पर्म और पेरिकार्प में क्या डिफरेंस है, वॉल ऑफ फ्रूट इज नोन एज पेरिकार्प, रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस इन द मैच्योर सीड इज नोन एज पेरिस्पर्म। अब अगर फ्रूट डेवलप होता है ओवरी से तो उसको हम कहते हैं ट्रू फ्रूट। और कुछ ऐसे केसेस है जैसे एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, कैशो है, तो वहाँ पे फ्रूट डेवलप होता है फ्रॉम थैलेमस, तो उसको हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। और कई बार क्या होता है कि फ्रूट इट इज डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड दैट इज नोन एज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। अब दो और प्रोसेसेस हैं, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रायनी। एपोमिक्सिस जो है दैट इज वेरी कॉमन इन एस्टरेसी, एस्टर जो फ्लावर्स होते हैं, और ग्रासेस में। इसमें सीड्स बनते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। सो अभी तक हम फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन कह रहे थे, तो वो पार्थिनोकार्पिक है और वो बनाना में है। लेकिन अगर सीड्स प्रोड्यूस होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, सो एपोमिक्सिस इज अगेन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो एपोमिक्सिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। एपोमिक्सिस क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें क्या है कि डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्म्ड विदाउट मियोसिस। अब हमें हमारा मेनली क्या होता है कि डिप्लॉयड चाहिए जाइगोट, तो क्योंकि एग हैप्लॉयड होता है और जो पोलन ग्रेन का सेल आता है जेनरेटिव, वो भी हैप्लॉयड होता है, फ्यूज करके वो जाइगोट बनाता है। लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं कि फ्यूजन हुआ नहीं, तो एग सेल जो होता है वो डिप्लॉयड ही होता है, तो बिना मियोसिस के ही दैट डेवलप्स इनटू सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। सो इन सिट्रस एंड मैंगो, citrus and mango, the nucellar cell starts dividing, nucellar cells जो nucellus का है वो ही डिवाइड करके क्या हो जाएगा, that protrudes into embryo sac and develop into embryo. Then there are many ovules, they have more than one embryo, so that example is polyembryony. अब बात आती है कि एपोमिक्सिस का क्या फंक्शन होता है। एपोमिक्सिस क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि इसमें फ्यूजन नहीं हुआ है, और उधर से अगर हम हाइब्रिड्स बनाते हैं, हाइब्रिड बहुत कॉस्टली होता है और लेबर इंटेंसिव होता है, और हर बार में जब आप हाइब्रिड को ग्रो करते हैं, एक बार में तो आपने डिज़ायर्ड जीन जो है डिज़ायर्ड प्लांट से उनको क्रॉस करवा के तो उनको एक जनरेशन में तो आने दिया, लेकिन जब आप उसी जनरेशन के प्लांट के सीड्स को लेके फिर से ग्रो करते हो, तो उस दौरान क्या होता है कि जो जीन्स आपने ट्रांसफ़र किए थे वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, तो फिर से दोबारा से हाइब्रिड बनाना एक टीडियस है, बहुत हार्ड वर्क लगता है और टाइम कंज्यूमिंग भी है और लेबोरियस वर्क भी है। तो इसलिए अगर हम हाइब्रिड सीड्स को एपोमिक्टिक बना दें तो उससे क्या होगा कि वो जो जेनेटिक डाइवर्सिटी मेंटेन आप कर सकते हैं, वो सेग्रीगेशन का इशू नहीं रहेगा। So this is the only importance of apomixis, that hybrid plants they are, because they are showing segregation on growing in the next generation, so these are developed by apomixis to maintain the genetic type identity. थैंक यू सो मच। और ऐसे ही हम पहले चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे,
और फिर इनके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आपको फिर भी कुछ भी किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आप मेरे स्टूडेंट्स जो हैं अगर वो सुन रहे हैं तो आप स्कूल भी आ सकते हैं मुझे मिलने के लिए नेक्स्ट वीक में, और सैटरडे ऑल्सो। और अदरवाइज़ क्या है, आप रिवीजन के लिए कुछ भी डाउट है आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं।